मीनापुर एक सुंदर सा गांव था जहां एक परिवार था जिसमें दो बेटे थे। दोनों शादी। वो एक साधारण से परिवार से थे। उनके पिता गांव के स्कूल में पढ़ाते थे और अब रिटायर हो चुके थे। माता शुरू से गृहिणी रही। सुनीता, तुम्हें पता है मेरी होने वाली बहू बहुत अमीर परिवार से है। मेरे बड़े बेटे के ऑफिस में काम करती है। उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। कुछ ही दिन में शादी है, तुम जरूर आना। मेरा हमेशा से सपना था मेरी दोनों बहू बहुत ही स्टाइलिश हों, अमीर परिवार से हो। मुझे गांव की बहू नहीं चाहिए थी। और क्या हो अगर तुम्हारा छोटा बेटा गांव की बहू ले आया तो? फिर क्या करोगी? आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा छोटा बेटा मेरी मर्जी के बिना कोई काम नहीं करता। वो बहुत अच्छा बेटा है। माँ, अब जल्दी ही तुम्हारी बहू आ जाएगी और घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी। खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे तू आ गया बेटा, सही कहा। अब इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी से मेरी बहू आ जाए बस। तू बैठ, मैं तुम तीनों का खाना लेकर आती हूँ। बस 5 मिनट रुक जा। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों घर आ जाते हैं। नवविवाहित घर पहुंच जाते हैं जहां उनका स्वागत होता है। की रस्में होती हैं। बच्चों, तुम दोनों आराम करो। शाम को बाकी की रस्में हैं। मुझे बहुत काम है। कितनी ज्यादा गर्मी है। एसी नहीं है क्या घर में? ऐसे में क्या आराम करूंगी मैं? पसीने से हालत खराब है। प्रिया, तुम्हें गर्मी लग रही है? यहाँ का मौसम ठीक ही रहता है, इसलिए कूलर वगैरह की जरूरत नहीं हुई कभी। मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे लिए कूलर लगवा दूंगा। एसी, जितना पैसा तो नहीं अभी मेरे पास। फिर सभी रस्में करके सो जाते हैं। आ गई बहू। आज तुम्हारी पहली रसोई है। मैंने सारी तैयारी कर दी है। तुम अच्छा सा नाश्ता बना लो हम सबके लिए। माँ जी, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता और मुझे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए ना, शादी में बड़ी मुश्किल से मैंने अपने नेल्स बड़े किए हैं। वो खराब हो जाएंगे। आप ही बना लो नाश्ता। मुझे वैसे भी ऑफिस का कुछ जरूरी काम करना है। अरे कोई बात नहीं, मैं ही बना लेती हूँ। बहू वैसे भी थकी हुई होगी। पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू है मेरी, कोई गांव की नहीं। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मुझे भी ऑफिस का काम है माँ। हम दोनों का खाना कमरे में ही दे देना। कई दिन बीत जाते हैं। बहू कोई काम में सास की मदद नहीं करती, उल्टा अपने काम भी उसको बता देती। वाह माँ जी, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं सोच रही थी आज मैं आपको शॉपिंग पर ले चलूं, पर उससे पहले मुझे कुछ काम खत्म करने हैं। क्या आप मेरी ये साड़ी धो देंगी? फिर हम दोनों चलेंगे। अरे वाह, शॉपिंग! मेरा बड़ा मन था शॉपिंग पर जाने का। हाँ बहू, और कपड़े हैं तो वो भी दे दो, मैं धो दूंगी, फिर हम चलेंगे। फिर वो दोनों सास बहू आ जाती हैं शॉपिंग करने। सास बहुत खुश थी। बहू सोच रही थी कैसे भी करके कोई सस्ती सी चीज सास को दिला देगी, क्योंकि वो थोड़े से ही खुश हो जाती हैं। भैया, ये पीली साड़ी कितने की है? 1500 की पड़ेगी यह डिस्काउंट के बाद, और यह पर्पल वाली 700 की पड़ेगी। इसका कपड़ा थोड़ा सस्ता वाला है, पीली वाली सिल्क में है। माँ जी, आपको पर्पल वाली बहुत सूट करेगी। पीली वाली को जम नहीं रही। भैया, पर्पल वाली पैक कर दो और उस पे थोड़ा और डिस्काउंट कर दो। जी बिल्कुल। बहू, पीली वाली मुझे ज्यादा पसंद है, पर तुम्हें जो अच्छी लगे वही लेंगे। आखिर तुमको इन सब चीजों की ज्यादा समझ है। ये लीजिए आपकी साड़ी। इसी तरह बहू अपनी सास से बड़ी चालाकी से काम निकलवा लेती थी। उससे अपने पढ़े लिखे और शहर की होने का पर बहुत घमंड था। ऐसे ही समय बीत रहा था कि छोटा बेटा भी अपनी शादी की इच्छा घर वालों के सामने रखता है। अब मेरी जॉब भी कंफर्म हो गई है। जल्दी ही अपने माँ पापा को तुम्हारे घर भेजता हूँ ताकि वो शादी की बात कर लें। हाँ ठीक है, पता नहीं तुम्हारी माँ मुझे पसंद करेंगी या नहीं। तुम्हारी भाभी काफी मॉडर्न और पढ़ी लिखी है। तुम चिंता मत करो। माँ सरिता गांव की जरूर है, पर पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। तू जिद कर रहा है तो मिल लेते हैं। वैसे मैं नहीं चाहती कोई गांव की लड़की मेरी बहू बने।
मेरी प्यारी माँ, अगले हफ्ते के लिए पापा को मना लो। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। माँ जी, गांव की देवरानी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। कहाँ मैं कहाँ वो, ये भी कोई बात हुई? तुम चिंता मत करो बहू, उसे अच्छा सबक मिलेगा शादी के बाद। निर्धारित तारीख में उनकी शादी हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश थे, पर सरिता को बिल्कुल नहीं पता था आने वाला समय उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। देखो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और इस घर की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। तुम 2-4 नमकीन पकवान और कुछ मीठा बना लो। देखो सरिता, मैं शहर की हूँ और ये सब चीजें मैं नहीं करती। मैं ऑफिस का काम करती हूँ। तुम्हें अब ये सब संभालना है आज से। मुझसे उम्मीद मत रखना मदद की। फिर वो दोनों चली जाती है और सरिता खाना बनाने लग जाती है। वो सारा खाना बना लेती है। वो खाना बर्तनों में निकाल रही थी, तभी उसकी जेठानी आ जाती है। जाओ, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं, जल्दी जाओ। मुझे बुला रही हैं, अभी जाती हूँ। अरे वाह, अच्छा तो इतने सारे पकवान बना दिए इस गांव वाली ने। अभी मजा चखाती हूँ इसे। हाँ, खाने में थोड़ा नमक और मिर्ची झोंक देती हूँ, तब आएगा असली स्वाद। क्या तरकीब है। जेठानी खाने में खूब सारा नमक और मिर्ची डाल देती है और चुपके से वहां से निकल जाती है। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत ही स्वाद खाना बनाया है। आज बहुत दिनों बाद इतना स्वाद खाना खाने को मिला है। हाँ सरिता, तुमने कमाल कर दिया, इतने सारे पकवान बना डाले। नमक मिर्च मसाले सब परफेक्ट हैं। पनीर, आलू गोभी, वेज, बिरयानी, बटर नान, पालक पनीर, दाल, चटनी, सब बहुत ही स्वाद बने हैं। क्यों माँ? अच्छा, आप लोग खा लो, उसके बाद हम भी खा लेंगे। खुशबू तो अच्छी आ रही है, बाकी देखते हैं। सरिता सोचने लगती है कि जब वो खाना बना रही थी तो उसे नमक और मिर्च नहीं मिले थे। वो माँ जी से पूछने ही जा रही थी, तभी जेठानी जी किचन में आ गई और फिर वो ये दोनों चीजें डालना भूल गई थी। तो आखिर खाने में नमक मिर्च डाले किसने? फिर उसे लगता है कि उसकी जेठानी ने शायद खाना चखा होगा और डाल दिए होंगे। वो मन ही मन उसकी तारीफ करती है। वहीं दूसरी तरफ जेठानी भी हैरान थी कि नमक मिर्च तेज क्यों नहीं हुए। वो बहुत गुस्से में थी। जल्दी ही सरिता गांव में सबसे घुल मिल जाती है। उसका अच्छा व्यवहार सभी को अपना बना लेता था, पर उसकी जेठानी घमंडी थी। उसे शहर की और पढ़ी लिखी होने का घमंड था। वो किसी से बात नहीं करती थी। अरे काकी, आप घर तो आओ, किसी दिन आपको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। कितना टाइम हो गया आपको हमारे यहाँ आए। अरे बहू, जरूर आऊंगी। तुम्हें कोई नहीं कैसे बोल सकता है भला। आजी, आप सरिता को समझाती क्यों नहीं? सारे गांव के लोगों से बात करती है। उसे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। अरे कुछ तो लिहाज करना चाहिए। कितनी बार समझाया है उसे, समझती ही नहीं। अब क्या कहूँ, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरी दोनों बहू स्टाइलिश हों, पर ये आ गई गांव की। अब क्या कर सकते हैं। आप सबको पता ही है कि हमारे गांव से सरपंच के चुनाव के लिए 3 लोग खड़े हैं, जिनमें 2 तो एक ही घर की बहुएं हैं, सरिता और प्रिया। तीसरा है रतन। आप सबसे अनुरोध है कि अपना वोट ध्यान से दें। आने वाले इतवार को वोट दी जाएंगी। सरपंच के पद के चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसमें प्रिया और सरिता दोनों ही भाग ले रही हैं। जहां प्रिया को पूरा घमंड है अपनी पढ़ाई और शहरी होने पर, उसे भरोसा है वही जीतने वाली है। सरिता को बहुत सारे गांव वालों ने प्रेरित किया था भाग लेने के लिए, क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। देखो छुट्टन, तुम्हें ध्यान रखना है कि मेरे अलावा ये वोट कोई न जीते। इसके लिए तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ठीक है रतन, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। रकम मुझे कल ही चाहिए। अगले दिन रतन छुट्टन को एक सुनसान जगह पर बुलाकर पैसे दे देता है और छुट्टन उसे भरोसा दिलाता है कि अगला सरपंच वही बनेगा। सरिता, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है वोट में भाग लेने की? प्रिया ही जीतेगी, सब जानते हैं। तुम रहने दो। माँ जी, शायद दीदी के जीतने के आसार ज्यादा है, पर मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। आपको तो हम दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए, पर आप मुझे कभी सपोर्ट नहीं करती। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, मैं नाम वापस नहीं लूंगी।
ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और जेठानी और सास गुस्से से लाल हो जाती हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि सरिता ने आज पहली बार इस तरह से बात की है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा था, सभी कौन जीतेगा यही बात कर रहे थे। चाय की दुकान, पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड, हर जगह बस यही चर्चा थी। अरे भाई, कोई भी जीते, बस गांव के लिए काम करे। हम तो बस इतना चाहते हैं। हाँ, सही कहा आपने, मगर फिर भी लगता है प्रिया बहू ही जीतेगी। बहुत पढ़ी लिखी है, शहर से जो है। पर एक बात है, गांव में आज तक किसी से बात नहीं की उसने। वोट से ठीक एक दिन पहले छुट्टन किसी से बात कर रहा था कि किस तरह रतन ने उसे पैसे दिए हैं प्रिया बहू को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि वो वोट में भाग न ले सके। सरिता को तो वो कुछ समझते नहीं, इसलिए उसे नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। ये बात रत्ना काकी सुन लेती हैं और सरिता को बता देती हैं, क्योंकि प्रिया तो किसी से बात नहीं करती। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। प्रिया को खतरा हो सकता है। आप छुट्टन और रतन को गिरफ्तार कर लीजिए। आप लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इस मामले की छानबीन करता हूं और दोषी होंगे तो धरे जाएंगे। आप घर जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी जेठानी को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। आ जाता है वो दिन जिसका सबको इंतजार था, वोट का दिन। एक तरफ लोग वोट डाल रहे थे और दूसरी तरफ रतन और छुट्टन अपने काम को अंजाम देने की तैयारी में थे। और तभी चलो रतन और छुट्टन, कुछ दिन हमारे मेहमान बनो। चलो जल्दी, तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है। आगे की साजिश जेल में करना। वो दोनों बहुत गिड़गिड़ाते हैं, पर पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें ले जाती है अपने साथ पुलिस स्टेशन। मैडम जी, वोटिंग बिल्कुल सही चल रही है। रतन और छुट्टन के पकड़े जाने के बाद आपको कोई खतरा नहीं। सरिता जी ने सही समय पर उनकी शिकायत थाने में कर दी, जिससे कोई हरकत नहीं कर पाए वो दोनों। क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर सरिता ने मेरे लिए इतना खतरा उठाया? मतलब उसने मेरी जान बचाई है। न जाने क्या होता अगर वो सही समय पर आपको ना बताती तो। उसे सरपंच बनने का भी कोई लालच नहीं। जी सही कहा आपने। अब मैं जरा अपनी ड्यूटी कर लूं। आपको ऑल द बेस्ट। माँ जी, मैं कितनी गलत थी। सरिता छोटी होकर भी बड़ी है। वो मेरे जितनी पढ़ी लिखी ना सही, शहर की ना सही, पर मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है। सरपंच तो उसे ही बनना चाहिए। चलिए चलते हैं, उससे माफी मांग लेंगे। फिर वो दोनों चली जाती हैं घर। वो इरादा कर लेती हैं कि उससे माफी मांग लेंगी। जल्दी ही शाम हो जाती है और वोट का रिजल्ट आ जाता है। बहू आओ, हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है। आओ बहू, अंदर चलें। हो सके तो मुझे भी माफ कर दो सरिता। मैंने तुम्हें हमेशा छोटा समझा, पर अब जाना तुम कितनी बड़ी हो। मैं झूठे घमंड में जीती रही। मैं सब गांव वालों से भी शर्मिंदा हूँ। अब हम मिलजुल कर रहेंगे। अरे अरे, आप लोग बाहरी सारी बातें कर लेंगे, अंदर चलिए। आप सब माफी मत मांगिए। आप मेरी फैमिली है। चलिए अंदर चलते हैं।